अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीवेज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीवेज क्या होता है। देखिए, कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा सीवेज, कहीं लिखा हुआ मिलेगा वेस्ट वाटर, कहीं लिखा हुआ मिलेगा म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। तीनों एक ही चीज है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, तीनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं टर्म, वो क्या यूज करते हैं? सीवेज। ठीक है, क्या यूज करते हैं? सीवेज। तो सीवेज क्या होता है? इट इज अ वेस्ट वाटर, इट इज अ वेस्ट वाटर जनरेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। इट इज द वेस्ट वाटर जनरेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज क्या हो सकते हैं? इसका अगर डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखे? इट इज द वेस्ट वाटर generated by the human activities, human activities. It consists of it। अच्छा देखिए, यहीं पे हम बताते हैं, इट इज द वेस्ट वाटर जनरेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। अब वेस्ट वाटर जो होता है, इसको हम लोग फर्दर दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। वन इज ग्रे वाटर, अदर वन इज ब्लैक वाटर। पहले क्या लिखे हम? इट इज द वेस्ट वाटर जनरेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, और इस वेस्ट वाटर को दो भागों में हमने डिवाइड किया, ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर। तो ग्रे वाटर क्या होता है? इट इज द वेस्ट वाटर, इट इज द वेस्ट वाटर generated by the process of it is the wastewater generated by the process of। कौन सा प्रोसेस हो सकता है सर? घर में बर्तन धोते हैं हम लोग, है ना? बर्तन धोने से जो पानी निकलता है अल्टीमेटली जाएगा कहां? सीवर में। वो भी तो वेस्ट वाटर हो गया है ना। क्या हो सकता है सर? बाथ टब से जो पानी निकलता है, बाथ टब, डिश वॉशिंग, बाथ टब, शावर से जो निकलता है, शावर्स, शावर्स, क्लॉथ वॉशर्स, क्लॉथ वॉशिंग, क्लॉथ वॉशिंग, क्लॉथ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रे वाटर। क्या बोलते हैं? ग्रे वाटर। अब ब्लैक वाटर क्या होता है सर? इट इज द वाटर, it is the water generated by the, it is the water generated by the process of दूसरा क्या हो सकता है? वाटर combined with soap and detergent, soap and detergent। देखिए, सीवेज क्या होता है? इट इज द वेस्ट वाटर जनरेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। अब वेस्ट वाटर को फर्दर दो भागों में डिवाइड किए हम, ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर। तो ह्यूमन वेट, इट इज द वेस्ट वाटर जनरेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। द ह्यूमन एक्टिविटीज क्या हो सकता है? घर में हम लोग बर्तन धोते हैं, बाथटब में नहाते हैं, शावर लेते हैं, कपड़ा धोते हैं। ठीक है ना? एक बार कपड़ा में डिटर्जेंट ला के धोते हैं, बाकी बार बिना डिटर्जेंट के भी कपड़ा को, जिसको खंगालना बोलते हैं, फ्रेश वाटर से धोते हैं। तो क्लॉथ वॉशिंग यहाँ जो हम लिख दिए हैं। और ब्लैक वाटर क्या हो जाएगा? टॉयलेट फ्लश में यूज करते हैं हम लोग। और वाटर को जब सोप ओप लगा के यूज करते हैं, डिटर्जेंट लगा के यूज करते हैं, तो उस एक्टिविटी से जो निकलता है उसको बोलते हैं ब्लैक वाटर। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे कि इट इज द वेस्ट वाटर जनरेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिश वॉशिंग, फ्रॉम बाथ टब, फ्रॉम शावर्स, क्लॉथ वॉशिंग, टॉयलेट फ्लश एंड वाटर कंबाइंड विद सोप एंड डिटर्जेंट। तो इसको थोड़ा सा हम बाइफर्केट कर दिए, और इस एक्टिविटी से जो निकलता है उसको बोलते हैं ग्रे वाटर, इस एक्टिविटी से निकलता है उसको बोलते हैं ब्लैक वाटर, इन दोनों को मिला के बोलते हैं
वेस्ट वाटर, समझ गए। अब वेस्ट वाटर जो हमारा होता है बेसिकली वो 99% या मोर देन 99.9% आप कह लीजिए क्या होता है, लिक्विड होता है, वाटर होता है, और 0.1% उसमें सॉलिड होते हैं। तो क्या लिखे वेस्ट वाटर के बारे में, और लिखा जा सकता है कि इट इज द मिक्सचर ऑफ it is the mixture of it is the mixture of it is the mixture of water and liquid waste, water and liquid waste, it is the mixture of water and liquid waste originated due to originated waste originated due to various community activities, originated due to various community activities, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट डेफिनेशन, यू कैन यूज दिस डेफिनेशन, यू कैन यूज दिस डेफिनेशन, आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं, ये एक लाइन का ये डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। वेस्ट वाटर का यही डेफिनेशन है, इससे ज्यादा और इससे इतर कोई डेफिनेशन नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिए फटाफट। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सीवेज, टाइप्स ऑफ सीवेज। तो क्या लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ जनरेशन, depending upon the mode of generation, depending upon the mode of generation, sewage can be classified as, sewage can be classified as, पहला डोमेस्टिक सीवेज, डोमेस्टिक तो समझ रहे होंगे, घर का बात हो रहा है, फाइन करना होता है लिखेंगे it is the mixture of liquid and waste generated due to household activities, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक सीवेज, इसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक सीवेज। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज। तो इंडस्ट्रियल सीवेज किसको बोलेंगे, इट इज द सीवेज generated due to various industrial activities, जैसे हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, या पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है, या अदर तरह का कोई दूसरे तरह का इंडस्ट्री है। हर इंडस्ट्री को पानी चाहिए होता है, और पानी को किसी ना किसी तरह से यूज करने के बाद फिर क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। तो वो तो वेस्ट वाटर हो गया ना जो डिस्चार्ज किया। तो इंडस्ट्रीज के कारण, इंडस्ट्रीज से जो वाटर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सीवेज। एक तीसरे तरह का हम लोग पढ़ते हैं ड्रेनेज सीवेज, जिसको बोलते हैं ड्रेनेज सीवेज, या उसको रन ऑफ भी बोलते हैं। क्या होता है, जब बारिश होता है तो पानी सरफेस पे आता है, कुछ पानी इनफिल्ट्रेट हो जाता है ग्राउंड में, और कुछ रन ऑफ कर जाता है, वो जाके रिवर से, लेक से मिल जाता है। उसमें क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस पे इंप्योरिटीज होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल होते हैं और जो भी वेस्ट चीजें पड़ी होती है, उसके साथ मिक्स होके एक अलग तरह का वेस्ट वाटर बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सीवेज या रन ऑफ। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर हेवी रेनफॉल, इट इज द मिक्सचर ऑफ वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर हेवी रेनफॉल। तो हम लोग अगला जो टाइप पढ़ रहे हैं वो है मेरा रन ऑफ, या फिर इसको बोलते हैं
ड्रेनेज। क्या लिख सकते हैं? इट इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड and liquid waste generated after heavy rainfall। तो ये तीनों बात आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, इस तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो कुछ नोट पॉइंट है हम लिखे हुए हैं यहाँ। पहला नोट पॉइंट है, ये नोट, इसको हम, ये नोट पॉइंट फर्स्ट है हमारा। पहला नोट पॉइंट है, किचन एंड बाथरूम वेस्ट आर टर्म एज सुलेज। तो कहीं आपको टर्म दिखे सुलेज तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। किचन एंड बाथरूम वेस्ट के लिए कलेक्टिव टर्म यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सुलेज। उसी तरह से एक टर्म आपको दिखेगा सैनिटरी सीवेज। तो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? सैनिटरी सीवेज। जहां कहीं भी आपको सैनिटरी सीवेज टर्म दिखे, आप समझ जाइए किसका बात हो रहा है? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज दोनों का बात हो रहा है एक साथ। उसी तरह से तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ड्रेनेज डिस्चार्ज इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 टाइम्स मोर देन द सैनिटरी सीवेज। सैनिटरी सीवेज का मतलब क्या है कि डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज। तो घर से कितना पानी निकलता है, इंडस्ट्री से कितना पानी निकलता है, लेकिन जब बारिश होता है तो बहुत हेवी अमाउंट में रेनफॉल होता है, और वहां से जो ड्रेनेज होता है, वहां से जो रन ऑफ होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड कलेक्टिवली। तो ये एक डाटा है, लिखा हुआ है। अगला टॉपिक है कि सीवर क्या होता है। सीवर क्या होता है? तो पाइप और कंड्यूट रिक्वायर्ड टू कैरी द सीवेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन सीवरेज सिस्टम इज टर्म्ड एज सीवर। तो जो आपका वेस्ट वाटर आपके घर से निकला, उसको कहीं और किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाकर डिस्पोज करना है, तो उसको ले जाने के लिए, उसको कैरी करने के लिए आपको एक पाइप का जरूरत होगा, एक कंड्यूट का जरूरत होगा, जिसके जरिए वेस्ट वाटर का क्या होगा? फ्लो होगा, और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ले जाकर उसको हम क्या कर देंगे? डिस्चार्ज कर देंगे। तो यही कंड्यूट, इसी पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? सीवर बोलते हैं। मोस्ट कॉमन भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? नाला बोलते हैं, गटर बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीवर बोलते हैं। तो सीवर कुछ नहीं होता है, इट इज अ बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स और कंड्यूट टू कैरी द वेस्ट वाटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अब सीवरेज सिस्टम क्या होता है? जहां भी सिस्टम आ गया तो सिस्टम में बहुत सारी चीजें मिलके एक सिस्टम बनता है। तो सीवरेज सिस्टम क्या होता है? जैसे आपके घर से पानी निकला, तो ये जो आपका पाइपलाइन है, इसको क्या किया? कलेक्ट किया। तो पहला पॉइंट क्या है? कलेक्शन। आपके घर से पानी निकला, इस गटर में, इस नाले में, इस सीवर में चला गया। अब उस पानी को तो एज इट इज ले जाके हम नहीं डिस्पोज कर देंगे रिवर में, उसका क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। और कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वो हम लोग को पढ़ना है, लेकिन करना होगा ट्रीटमेंट। एज इट इज तो डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो अगले कहीं किसी पॉइंट पे इसको ले जाके क्या करेंगे? हम ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। और फिर यहां के बाद इसको ले जाके कहीं सही जगह पे, सेफ जगह पे डिस्चार्ज करेंगे, किसी रिवर में, किसी लेक में, किसी पॉन्ड में, कहीं ले जाके इसको डिस्चार्ज कर देंगे। तो ये जो कलेक्शन है, आपके घर से जो वेस्ट वाटर निकला, उसको हम किसी कंड्यूट में कलेक्ट किए, कलेक्शन, उसके बाद किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ट्रीट किए, और उसके बाद कहीं ले जाके इसको डिस्पोज कर दिए। इन सारे प्रोसेस को, इन सारे मेथड को मिला के एक जो सिस्टम बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीवरेज सिस्टम। The entire method of collection, treatment and disposal of sewage is termed as sewerage system. अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम कितना होता है। तो टाइप ऑफ 3 तरह के सीवरेज सिस्टम होते हैं मेरे। एक होता है सेपरेट सीवरेज सिस्टम, दूसरा होता है कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, और एक होता है पार्शियल। पार्शियल मतलब आधा कंबाइंड आधा सेपरेट, मतलब मिक्सचर ऑफ सेपरेट एंड कंबाइंड आप कह सकते हैं। तो पहला देखिए, सेपरेट सीवरेज सिस्टम क्या होता है। जैसे आप अभी तक पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि हमारे पास 2 तरह के वेस्ट वाटर हैं। कौन कौन वेस्ट वाटर है? वेस्ट वाटर हम आपको 3 तरह का पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे डोमेस्टिक, दूसरा पढ़ाए थे इंडस्ट्रियल, और तीसरा पढ़ाए थे ड्रेनेज, जो बारिश के कारण जो हेवी रेनफॉल होता है उसको भी क्या करना है? हमको डिस्पोज करना है। तो इन दोनों को मिला के हम बोल दिए सैनिटरी। क्या बोल दिए? सैनिटरी सीवेज। सीवेज ड्यू टू
हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इज सैनिटरी सीवेज, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्रेनेज ही बोल रहे हैं या रन ऑफ ही बोल रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो आपके पास दो तरह का सीवेज बना, एक सैनिटरी सीवेज बना और दूसरा क्या बना, ड्रेनेज बना। अब इन दोनों तरह के सीवेज को आपको क्या करना है, डिस्पोज करना है। जब आप दोनों तरह के सीवेज के लिए अलग अलग आप सीवर का निर्माण करते हैं, अलग अलग सीवर बनाते हैं, तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सेपरेट ड्रेनेज, सेपरेट सीवरेज सिस्टम, जहां आपका ड्रेनेज डिस्चार्ज किसी और कंड्यूट से जाता है और सैनिटरी डिस्चार्ज किसी और कंड्यूट से जाता है। एक टिपिकल एग्जांपल हम यहां पे बना के आपको दिखाए हैं, ये ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल के अंदर हमने क्या कर रखा है, दो सेपरेट पाइप अलग डाल रखा है कि बारिश होगा उसके कारण से जो रन ऑफ आएगा, ड्रेनेज डिस्चार्ज आएगा, वो सेपरेट पाइप से सेपरेट कंड्यूट से जाएगा, और जो मेरा सैनिटरी डिस्चार्ज है, जो इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक डिस्चार्ज है, वो अलग पाइप से जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सेपरेट सिस्टम। मतलब दो तरह का डिस्चार्ज है, दो तरह के डिस्चार्ज के लिए दो अलग तरह का सीवर है, सेपरेट, नाम से ही क्लियर है, सेपरेट। दूसरा होता है कंबाइंड। इस तरह के सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक ही बड़ा साइज का पाइप लगा देते हैं, उसी के थ्रू ड्रेन जाता है और उसी के थ्रू हमारा सैनिटरी सीवेज भी जाता है। तो लिखिए नेक्स्ट वन, ये तो इतना लिख लिए होंगे, लिखिए अगला। चलिए अगला मेरा है कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। जैसे पढ़ चुके थे सेपरेट सीवरेज सिस्टम, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। इसमें क्या है, इट इज द टाइप ऑफ सिस्टम इज विच ओनली वन सीवर इज प्रोवाइडेड टू कैरी बोथ ड्रेनेज एंड सैनिटरी सीवेज। ड्रेनेज और सैनिटरी सीवेज को कैरी करने के लिए हमारे पास एक ही तरह का क्या है, सीवर है, एक ही तरह का क्या है, कंड्यूट है, एक ही तरह का पाइप है, उसी के थ्रू मेरा क्या हो रहा है, ड्रेनेज भी पास कर रहा है और सैनिटरी सीवेज भी पास कर रहा है। इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड सिस्टम। जैसे देखिए ये मेरा ग्राउंड लेवल है, एक ही तरह का सीवेज है, ड्रेनेज भी पास कर रहा है और सैनिटरी सीवेज, जब भी बारिश होगा तो उसी के जरिए जाएगा, वरना सैनिटरी सीवेज तो मेरा पास ही कर रहा है। तीसरे तरह का है वो है पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम। पार्शियली सेपरेट का मतलब क्या हुआ, जैसे सेपरेट तो आप बना दिए हैं लेकिन पूरी तरह से आप सेपरेट नहीं कर पाए हैं। कैसे नहीं कर पाए हैं, जैसे जो मेरे घर से वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट वाटर निकल रहा है, उसमें मेरा बारिश होगा तो मेरे छत पे भी पानी आएगा, मेरे कोर्टयार्ड में भी पानी आएगा, और वो जो मेरा घर से पानी सब निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, सैनिटरी सीवेज में ही जा रहा है। तो एक्चुअली जो ये छत से पानी निकला, जो बारिश हुआ, या फिर कोर्टयार्ड से जो पानी निकला, वो एक्चुअली है क्या, वो तो ड्रेनेज है, लेकिन उसको आप कहाँ पर अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए, सैनिटरी सीवेज में। तो ये पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाया, इसीलिए इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, पार्शियली सेपरेट सिस्टम बोलते हैं। जहां घर से किसी भी तरह का वो ड्रेनेज हो या फिर सैनिटरी सीवेज हो, वो कहां जा रहा है, सैनिटरी में ही जा रहा है, तो उस तरह को बोलते हैं पार्शियली। बाकी जगहों से जो आ रहे हैं उसको आप कहां लेके जा रहे हैं, सेपरेट आप सीवर से लेके जा रहे हैं, ड्रेनेज सीवर से लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका कंबाइंड हो गया और पार्शियली। अब देखिए तीनों जो सीवरेज सिस्टम पढ़े हैं, इन तीनों के बारे में कुछ खास पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, कुछ की पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, कुछ नोट पॉइंट्स है। आप इसमें सिमिलैरिटी डिफरेंशिएट सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस भी बोल सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं सारे सिस्टम का, उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसको फटाफट लिख लीजिए। चलिए तो पहला नोट लिखिए और नोट का पहला पॉइंट लिखिए, नोट लिखिए और नोट का पहला पॉइंट लिखिए। लिखिए अ सेपरेट सिस्टम विल रिक्वायर a separate system will require a separate system will require laying of two set of conduit, laying of two set of conduit, laying lay करना, बिछाना। a separate system will require laying of two set of conduit, conduit मतलब pipe, conduit, whereas a separate system will require laying of two separate conduits, मतलब जो separate system होगा उसको two different set of क्या चाहिए होगा, conduit, whereas combined system requires only one set of, whereas combined system requires only one set of bigger size, only one set of bigger size conduit, thus in separate system cost of conduit is more, thus in separate system
कॉस्ट ऑफ कंड्यूट इज मोर। मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले हैं, कॉस्ट ऑफ कंड्यूट, पाइप का। जहां एक पाइप बिछाना है हमको कंबाइंड में, वहां पे एक पाइप थोड़े बड़े साइज का बिछाना है, वहां पे सेपरेट में हमको क्या करना है, दो पाइप बिछाना है। तो ऑब्वियसली एक और दो के खर्चे में किसका खर्चा ज्यादा होगा, दो का। लेकिन हम सिर्फ कंड्यूट का खर्चा का बात कर रहे हैं, ओवरऑल खर्चे का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखते हैं और क्या क्या चीजें आ सकती हैं सामने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोर ओवर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोर ओवर द सेपरेट कंड्यूट कैन नॉट, moreover the separate conduit cannot be laid in, moreover the separate conduit cannot be laid in congested street, congested street and locality, congested street and locality, locality। अगर कंजेस्टेड स्ट्रीट है, अगर पतला रास्ता है, तो आपको दो पाइप बिछाने के लिए जगह भी तो ज्यादा चाहिए, आपके पास जगह ही नहीं, कहां से बिछा पाइएगा, ठीक है ना। मोरओवर द सेपरेट कंड्यूट कैन नॉट बी लेड इन कंजेस्टेड स्ट्रीट एंड लोकेलिटी मेकिंग इट फिजिकली अनफिजिबल, मेकिंग इट फिजिकली मतलब अनफिजिबल मतलब इम्पॉसिबल, फिजिकली अनफिजिबल मतलब फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिछा लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए इतना जगह है तो हमको आपको दो पाइप बिछाने के लिए इतना जगह चाहिए, लेकिन जगह आपके पास इतना ही है, कहां से बिछा पाइएगा, नहीं बिछा पाइएगा, ठीक। तो एक बात तो यहां से निकल के सामने आया कि अगर सेपरेट सीवरेज सिस्टम हमको डालना है तो जगह भी हमको ज्यादा चाहिए, जबकि कंबाइंड कम जगह में भी काम चल जाएगा। एक बात ये भी सामने निकल के आया कि सेपरेट में क्या चाहिए होगा, दो सेट ऑफ कंड्यूट चाहिए होगा, दो सेट ऑफ पाइप चाहिए होगा, जहां कंबाइंड में एक सेट ऑफ पाइप चाहिए होगा बड़े साइज का, ठीक है। तो दो पाइप के मुकाबले एक पाइप का दाम ज्यादा होगा या कम, ऑब्वियसली कम होगा। तो कंड्यूट का पाइप सेपरेट सीवर सिस्टम में ज्यादा निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। लिखिए, द सीवर पाइप इन कंबाइंड सिस्टम, द सीवर पाइप इन कंबाइंड सिस्टम, द सीवर पाइप इन कंबाइंड सिस्टम are liable to frequent silting, the sewer pipe in combined system are liable to frequent silting, are liable to frequent silting, frequent silting, are liable to frequent silting during non-monsoon, during non-monsoon season, during non-monsoon season, during non-monsoon season, hence they are to be laid at, hence they are to be laid at, hence they are to be laid at a steeper slope, hence they are to be laid at a steeper slope which makes them deeper, which makes them deeper, which makes them deeper, requiring more excavation, requiring more excavation, requiring more excavation and pumping, requiring more excavation and pumping, कॉमा ला के लिख लीजिए, मेकिंग देम कॉस्टलियर, मेकिंग देम कॉस्टलियर, मेकिंग देम कॉस्टलियर। थोड़ा बात को ध्यान से समझते हैं कि हम बता क्या रहे हैं आपको। ध्यान दीजिए, हमारे पास है कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में क्या होता है कि इसी के थ्रू हम लोग सैनिटरी सीवेज को भी पास कराते हैं और इसी के थ्रू मेरा ड्रेनेज भी जाता है ना। और हम आपको यह भी बताए हैं कि जो मेरा ड्रेनेज होता है वो 20 to 30 टाइम्स मोर देन द सैनिटरी सीवेज होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी मोहल्ले से मेरा एस्टिमेशन था कि 100 mld मेरा सैनिटरी सीवेज आएगा, ठीक है ना।
उसके हिसाब से हमने 2000 mld या 3000 mld ड्रेनेज माना, और उसके हिसाब से इतने डिस्चार्ज, ये mld क्या है, डिस्चार्ज है, इतने डिस्चार्ज के लिए मैंने एक सीवर डिजाइन किया, ठीक है ना। मान लिया कि 3000 mld डिस्चार्ज के लिए हमने एक सीवर डिजाइन किया, तो सीवर का साइज क्या निकल के आया भाई, बहुत बड़ा, क्योंकि 3000 mld से क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। तो क्या एक्चुअली हमेशा इसे 3000 mld पानी जा रहा है? जैसे हम मान लिए कि 100 mld, एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, और इसका 20 to 30 टाइम्स हम क्या मान लिए, ड्रेनेज डिस्चार्ज मान लिए, तो 2000 से 3000 ये भी आया mld। तो हम 2000 3000 mld मान के पाइप का साइज निकाले, क्योंकि इस पाइप से सारा डिस्चार्ज पास होना है, तो पाइप का साइज इसी हिसाब से लेंगे। तो इतना डिस्चार्ज के लिए पाइप ले, लेकिन एक्चुअली इससे पानी जा कितना रहा है, मॉनसून सीजन में सिर्फ इतना डिस्चार्ज जाएगा, जो 3000 mld हम डिसाइड किए हैं, वो इतना पानी कब जाएगा, जब बारिश होगा, मॉनसून में होगा, हेवी बारिश होगा, तब इतना जाएगा, वरना नॉन मॉनसून सीजन में तो मेरा 100 mld ही जाएगा। जब 100 mld पानी जाएगा तो इसके थ्रू क्या जाएगा, कम पानी जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि एक पढ़े होंगे फॉर्मूला, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, समझ रहे हैं ना। अगर ये एरिया कांस्टेंट है तो डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया को हम कांस्टेंट कर दे, पाइप का डायमीटर तो फिट हो गया मेरा, कि जितना डायमीटर का 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर डायमीटर का लेना था लगा दिए। अब जो होगा यहाँ पे वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डिस्चार्ज के, डिस्चार्ज वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल, डिस्चार्ज के प्रोपोर्शनल। अगर डिस्चार्ज ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा है, अगर डिस्चार्ज कम है तो वेलोसिटी भी कम है। तो इस कंडुइट के थ्रू पानी कितना तेजी और कितना धीरे से जाएगा, ये डिपेंड करेगा इसमें पानी कितना आ रहा है, डिस्चार्ज कितना आ रहा है। अब एक टर्म होता है सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी। सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जो पाइप के अंदर सिल्टिंग को प्रिवेंट करता है। आप लोग जानते होंगे कि अगर पानी धीरे धीरे फ्लो करेगा तो पानी जो ये है, जो मेरा वेस्ट वाटर है, इसमें क्या है, एक तो लिक्विड है और कुछ वेस्ट है। वेस्ट क्या होंगे, पार्टिकल्स के फॉर्म में होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में होंगे। इनका क्या होने लगेगा, डिपोजिशन होने लगेगा। ये पाइप के अंदर क्या होने लगेंगे, डिपोजिट होने लगेंगे। और जो हम चाहते नहीं, अगर मान लीजिए सीवर्स के थ्रू पानी जा रहा है और सीवर्स के अंदर सिल्टिंग होने लगा, तो पता चला कि 2 साल 4 साल 5 सालों में मेरा सीवर क्या हो गया, चोक हो गया। लेकिन 2 साल 4 सालों के लिए तो हम डिजाइन करते नहीं है, कम से कम 20-30 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं, हाँ या ना। तो सिल्टिंग कम से कम हो, सिल्टिंग कम से कम हो या नहीं हो, उस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग, वो वेलोसिटी जिसके करस्पॉन्डिंग सीवर्स के अंदर सिल्टिंग नहीं होता है, पार्टिकल्स का डिपोजिशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी। और ये सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी ज्यादा ही होगा, अगर ज्यादा होगा तब तो पानी निकल जाएगा, इसको सेटल होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर वेलोसिटी कम हुआ तो ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, सेटल होने लगेगा। तो डिस्चार्ज कम है तो वेलोसिटी भी कम है, अगर वेलोसिटी कम है तो सेटल होने लगेगा। कंबाइंड सिस्टम को तो हम ज्यादा डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किए हैं, लेकिन डिस्चार्ज आ रहा है कम, तो वेलोसिटी भी हो जाएगा सीवर के अंदर बहुत कम। तो पानी का सीवर के अंदर जो है, जो सीवरेज है, उसका वेलोसिटी कम ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टीपर ग्रेडियंट पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, स्टीपर ग्रेडियंट पे प्रोवाइड करते हैं। अब ग्रेडियंट जब दे दिए तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, कम सीवरेज भी आ रहा है, डिस्चार्ज कम आ रहा है, लेकिन ग्रेडियंट इसमें दे दिए तो क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। और वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो अपने सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी को अटेंड कर लेगा, और जब सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी के अटेंड कर लेगा तो इसके अंदर सिल्टिंग नहीं होगा। अब कहीं से मान लीजिए एक ग्रेडियंट आप दिए हैं, मान लीजिए आप जैसे 1/1000 का ग्रेडियंट दे दिए, आप 1/1000 का ग्रेडियंट दे दिए। इसका मतलब है कि 1/1000 का मतलब 1000 मीटर पे आप 1 मीटर नीचे जा रहे हैं, 1000 मीटर हॉरिजॉन्टल चलने पे 1 मीटर नीचे जा रहे हैं, मतलब 1 किलोमीटर में आप 1 मीटर नीचे जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर लंबा आपको सीवरेज देना है तो 10 मीटर ग्राउंड से आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि आपका सीवरेज सिस्टम डीपर एंड डीपर एंड डीपर चलते चला जाएगा, देना आपको मजबूरी है। तो इसके लिए आपको एक्सकेवेशन भी ज्यादा करना पड़ेगा, खुदाई भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसमें कॉस्ट ज्यादा चला गया। तो पाइप का तो खर्चा बचा, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए आपका खर्चा क्या होगा, बढ़ गया, क्योंकि खुदाई लेइंग का कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि लेइंग में आपको क्या करना है, डीपर एंड डीपर जाना है, खुदाई एक्सकेवेशन मोर एंड मोर करना है। तो कॉस्ट ऑफ लेइंग यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ देना पड़ेगा स्लोप पे। अगर स्ट्रेट दीजिएगा तो फिर सिल्टिंग होने लगेगा, फिर सिल्टिंग के बाद नॉन परफॉर्मेंस आ जाएगा। मॉनसून में ये दिक्कत नहीं होगा, मॉनसून में नॉन सिल्टिंग नहीं होगा, क्योंकि डिस्चार्ज इसको मिल जाएगा। लेकिन सालों भर तो बारिश नहीं होगा ना, मॉनसून नहीं रहेगा ना। तो यही पॉइंट हमको लिखाए हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। हम आपको पॉइंट लिखाए हैं, लिखाए हैं इन कंबाइंड सीवरेज सिस्टम
in combined sewage system are liable to frequent silting during non monsoon season. non monsoon season के non monsoon season में सिर्फ कौन सा पास करेगा? sanitary sewage पास करेगा. in combined sewage system are liable to frequent silting during non monsoon season, hence they are to be laid at a steeper slope which makes them deeper, requiring more excavation and pumping. या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप स्टीपर स्लोप दीजिए तो वेलोसिटी मेंटेन होगा, या फिर नॉन मॉनसून सीजन में अगर मान लीजिए आप इतना खुदाई नहीं कर रहे हैं, डीपर एंड डीपर नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर एक जगह सारे पानी को, सारे सैनिटरी सीवेज को रोकिए और पंप कीजिए. पंप से आप वेलोसिटी बढ़ा दीजिए ताकि तुरंत निकल जाए. या तो स्टीपर ग्रेडियंट प्रोवाइड कीजिए या पंपिंग कीजिए. तो ये दोनों केस में आपका खर्चा क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है. तो कॉस्ट क्लियर हो जाएगा, जो पॉइंट हम आपको पहले लिखा चुके हैं. मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. लिखिए इन कंबाइंड सिस्टम. कंबाइंड सिस्टम का एक डिसएडवांटेज आपको दिखा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इन कंबाइंड सिस्टम लेस फॉल ड्रेनेज वाटर. इन कंबाइंड सिस्टम लेस फॉल. फॉल मतलब होता है बदबूदार, समझ रहे हैं ना, जिसमें डिकम्पोजिशन चल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर है. इन कंबाइंड सीवरेज सिस्टम द लेस फॉल. लेस फॉल मतलब कम बदबूदार. in combined sewerage system the less fall drainage water get mixed with highly fall sanitary sewage, thus increases the cost of treatment, whereas in separate system only sanitary sewage is treated and drainage is disposed without any treatment. And drainage is disposed without any treatment. ध्यान दीजिए हम क्या बोले. अब आपके पास है एक सेपरेट सिस्टम और एक कंबाइंड सिस्टम, ठीक है. ये मेरे पास कंबाइंड सिस्टम है, ये मेरा कंबाइंड सिस्टम है, और ये मेरा सेपरेट सिस्टम है. सेपरेट सिस्टम से क्या हो रहा है? मेरा सैनिटरी अलग कंड्यूट से जा रहा है, सैनिटरी सीवेज, और ड्रेनेज अलग से जा रहा है. यहां पे दोनों है मेरा ड्रेनेज, यहां पे इसी कंड्यूट से, एक ही कंड्यूट से ड्रेनेज भी जा रहा है और सैनिटरी भी जा रहा है. अब ध्यान से देखिए बात क्या है. जैसे क्या है कि ये जो मेरा सीवेज है, इसको हम बताए थे कि डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिक मैटर है जो हार्मफुल है, इसको अगर उसी तरह से किसी रिवर या लेक में हम डिस्पोज कर दें या इन्वायरमेंट में डिस्पोज कर दें तो ये हमारे लिए खतरनाक है, सही नहीं है. तो इनको एक सर्टेन ट्रीटमेंट करके हमको क्या करना पड़ता है? डिस्पोज करना पड़ता है. अब ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो बारिश हुआ और बारिश का जो पानी है, ये किसी रोड पे गिरा, किसी जमीन पे गिरा, कहीं भी गिरा, तो वो उतना खतरनाक नहीं है, उतना गंदगा नहीं, उसमें उतनी गंदगी नहीं है. या ये कह लीजिए कि उसमें ये जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन है उतना ज्यादा नहीं है बारिश के पानी में. सिर्फ धूल, मिट्टी या थोड़े बहुत वेस्ट मिले हुए हैं, जिसको बिना ट्रीट के भी अगर जाकर नदी में, नाला में या पोखर में कहीं भी मिल जाए, कहीं डिस्पोज कर दे तो कोई खतरा नहीं है. लेकिन जो हमारे घर से निकल रहा है, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, जो बाथरूम से निकल रहा है, मेरे जो टॉयलेट फ्लश से निकल रहा है, किचन से निकल रहा है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ऑर्गेनिक मैटर हैं जो खतरनाक है. उनको बिना ट्रीटमेंट के हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और उनमें बदबू भी होता है, इसमें बदबू नहीं होता है ड्रेनेज में. तो ये लेस फॉल होता है. फॉल स्मेल कब आता है? जब डिकम्पोजिशन हो रहा हो. डिकम्पोजिशन होता है तो वेरियस गैसेस रिलीज होते हैं, उस गैसेस के कारण क्या आता है? फॉल स्मेल आता है. H2S से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मेनली निकलता है, मीथेन निकलता है, जिसके कारण एक खराब बदबू आती है. तो बारिश के पानी में तो कोई ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं है और ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ये बदबू आए. तो ये जो ड्रेनेज है ये लेस फॉल है, ठीक है ना.
बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर कह भी लो तो नहीं है, लेकिन यहाँ है, इनको बिना ट्रीटमेंट के हम नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जब ये कंबाइंड सिस्टम में आए तो ये दोनों मिल गए, जब दोनों मिल गए तो अब मिल के अब ये थोड़ा खतरनाक हो गया, अब इनको बिना ट्रीटमेंट के हम डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, अब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, ये दोनों अलग अलग है, इनका ट्रीटमेंट करके डिस्पोज कर देंगे, इनको बिना ट्रीटमेंट के डिस्पोज कर देंगे। और इनका वॉल्यूम क्या है, इनका डिस्चार्ज क्या है, कम है, लेकिन ये ज्यादा है। लेकिन अब जब ये दोनों मिल गए तो ये क्या हो गया है, बहुत ज्यादा। अब जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे तो उसका कैपेसिटी हमको क्या रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैपेसिटी का रखना पड़ेगा, कि वो दिन में 1000-2000 mld क्या कर सके, ट्रीट कर सके, हाँ या ना। क्योंकि अब इन दोनों को बिना ट्रीट किए डाल नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर सेपरेट सिस्टम है तो अब कम कैपेसिटी का भी ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा लीजिए, जो दिन भर में 100 mld ही ट्रीट करता हो। लेकिन यहाँ पे दिन भर में कितना mld ट्रीट करने वाला लगाना पड़ेगा, 1000-2000 mld ट्रीट करना वाला लगाना पड़ेगा। लेकिन इतना कैपेसिटी का प्लांट तो आप लगा लीजिएगा, लेकिन सालों भर उस कैपेसिटी का यूज कर पाइएगा, नहीं यूज कर पाइएगा, सिर्फ मानसून में कर पाइएगा। तो प्लांट आपको यहाँ बड़ा लगाना पड़ेगा, यूटिलिटी भी नहीं होगा। तो ये भी एक यहाँ डिसएडवांटेज है कि मिल जाता है तो बिना ट्रीट किए आप डाल नहीं सकते हैं, इसके लिए प्लांट बनाना लगाना पड़ेगा, तो कॉस्ट यहाँ हो गया, बढ़ गया। कंबाइंड सिस्टम का यहाँ कॉस्ट बढ़ गया। वहां भी देखे थे कि कंबाइंड सिस्टम का कॉस्ट बढ़ रहा था, ये पॉइंट भी प्रूफ कर रहा है कि कंबाइंड सिस्टम का कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए हमको प्लांट बड़ा लगाना पड़ेगा, बड़े डिस्चार्ज को ट्रीट करने के लिए प्लांट लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से पंपिंग करना पड़ेगा, स्टीपर ग्रेडियंट पे उसको बिछाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 2 पॉइंट ऐसा निकल के सामने आया जो प्रूफ कर रहा है कि मेरा कंबाइंड सिस्टम कॉस्टलियर होते जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए in case of flooding and backing up of sewer, in case of flooding and backing up of sewer, backing up, in case of flooding and backing up of sewers, backing up of sewer or drains occurs due to excessive rain, 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 more fall and insanitary condition, more fall and insanitary condition, more fall and insanitary condition, more fall and insanitary condition will prevent in case of, will prevent in case of combined system, will prevent in case of combined system, in case of combined system। अब बात समझिए, बात ही क्या बोल रहा है, बात ये बोल रहा है कि अगर फ्लडिंग हो जाए या बैकिंग अप होने लगे तो इनसैनिटरी कंडीशन या मोर फॉल जो सिस्टम है वो कंबाइंड में कम मिलेगा आपको देखने को। क्यों कम मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ड्रेनेज भी आके मिला है और सैनिटरी तो है पहले से, तो सैनिटरी ही वो है जो फॉल स्मेल कॉज कर रहा है, हाँ या ना। अब इसमें ड्रेनेज जो थोड़ा रिलेटिवली साफ पानी है, या कह सकते हैं लेस पॉल्यूटेड है, लेस वेस्ट है, अब यहाँ आके मिला तो इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट। अब ये हाईली फॉल था, ये हाईली फॉल स्मेल जनरेट कर रहा था, ये लेस फॉल, वेरी लेस फॉल स्मेल जनरेट कर रहा था। अब जब दोनों मिलेगा और इसका क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, तो जब दोनों मिल जाएगा तो जो स्मेल होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सबसाइड हो जाएगा। कोई बहुत बदबूदार पानी है और कम बदबूदार पानी है, मिलाते जाइए तो उसका स्मेल क्या होने लगेगा, धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो अलग है, तो इसका जो स्मेल है रहेगा ही, इसका स्मेल। तो जब फ्लडिंग होता है या बैकिंग अप ऑफ सीवर होता है, जैसे मान लीजिए ओवरफ्लो कर जाए और बैकिंग अप होने लगे, पानी बाहर आने लगे, सीवर से बाहर आने लगे, देखते हैं बाढ़ के समय में ऐसा होता है कि सीवर से बाहर पानी आने लगता है। तो जब सेपरेट सीवर सिस्टम में सैनिटरी सीवर बाहर आएगा तो हाईली फॉल स्मेल जनरेट करेगा और इनसैनिटरी कंडीशन क्रिएट करेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहां से जो आएगा तो उतना नहीं करेगा कंपैरेटिवली इसके, क्योंकि ये डाइल्यूट हो चुका है ड्रेनेज के कारण। तो यही पॉइंट ये बता रहा है, ये एक इसका एडवांटेज है, ये एक निकल के आया कि जब बैकिंग अप होने लगे, ओवरफ्लो होने लगे, तो इस तरह की कहानी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिंस सीवर लाइन्स आर जनरली लेड डीप, since sewer lines are generally laid deep,
since sewer lines are generally laid deep and at a steeper slope and at a steeper slope as compared to the a strong water surface drain pumping of sewage and often no pumping of drainage required in separate system. Pumping of sewage and no pumping of drainage required in separate system. फुल स्टॉप के बाद लिखिए whereas the entire discharge have to be pumped in combined system which makes them costly. ये बात बोल रहा है कि जैसे क्या है कि हम लोग जान रहे हैं कि सैनिटरी डिस्चार्ज मेरा क्या होगा, कम होगा, तो इसमें वेलोसिटी ज्यादा रखना है तो इसको क्या किया, स्टीपर स्लोप पे बिछा दिए। ड्रेनेज डिस्चार्ज हम जान रहे हैं कि ये ड्रेनेज जो है इसका डिस्चार्ज ज्यादा होगा तो इसको कम स्टीप ग्रेडियंट पे नहीं बिछाए, कम ग्रेडियंट पे बिछा दिए। तो और या मान लीजिए दोनों को अगर सेम ग्रेडियंट देते हैं तो सेम ग्रेडियंट के कॉरस्पॉन्डिंग जब डिस्चार्ज यहां आएगा तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसको पंप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हाँ या ना। लेकिन जैसा ही सैनिटरी सीवेज है अगर सेम ग्रेड में बिछाया है, इसका यहाँ डिस्चार्ज कम है तो इसको पंपिंग करना पड़ेगा। तो जनरली कंबाइंड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि जो मेरा ड्रेनेज है उसको पंप करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले से एक स्टीप ग्रेडियंट में बिछाया और डिस्चार्ज भी पहले से क्या है, ज्यादा है। तो ग्रेडियंट और डिस्चार्ज मिलकर वेलोसिटी इतना ज्यादा हो जाता है कि पंपिंग करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ सैनिटरी सीवेज को पंप करने का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, खर्चा कम हुआ कि डिस्चार्ज सिर्फ हमको कम वॉल्यूम, कम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज को क्या करना पड़ रहा है, पंप करना पड़ रहा है। लेकिन कंबाइंड में क्या हो जाता है कि अब उतना स्टीप ग्रेडियंट पे तो गए नहीं है और डिस्चार्ज हमेशा दोनों साथ में आ रहा है। अगर सैनिटरीज पहले से कम आ रहा है तो उसको पंप ही करना है, और ड्रेनेज भी आ रहा है अगर ज्यादा मिलके, तो ग्रेडियंट स्टीपर नहीं दिए हैं तो सफिशिएंट वेलोसिटी अगर नहीं जनरेट करना है तो जनरली इसको भी क्या करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। तो दोनों को पंप करना पड़ता है तो खर्चा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेपरेट सीवरेज सिस्टम इज फाउंड टू बी। अब इन सारे पॉइंट से क्या निकला कि सेपरेट सीवरेज सिस्टम क्या है, सस्ता है, और कंबाइंड क्या है, महंगा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें पाइप का ही एक्स्ट्रा खर्चा लगाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे पाइप को खर्चा छोड़ दें तो उसके कारण से बहुत सारा खर्चा है जो कंबाइंड में ज्यादा है। समझ रहे ना, एक तो ग्रेडियंट ज्यादा देना पड़ेगा, और ये ट्रीटमेंट के लिए जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वो भी ज्यादा कैपेसिटी का लगाना पड़ेगा, पंपिंग भी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये सब खर्चा निकल के जो ओवरऑल जब हिसाब लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो कंबाइंड सिस्टम महंगा पड़ जाता है और सेपरेट सस्ता पड़ जाता है। फिर भी सवाल ये है कि सेपरेट क्यों यूज करते हैं, कंबाइंड क्यों यूज करते हैं, सेपरेट क्यों नहीं यूज करते हैं। तो मजबूरी भी कोई चीज होता है, मेरे पास जगह कम है तो क्या करें, कंजस्टेड है तो फिर क्या करें, तो कंबाइंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए, सेपरेट सीवरेज सिस्टम इज फाउंड टू बी मोर इकोनॉमिकल देन द कंबाइंड सिस्टम। सेपरेट सीवरेज सिस्टम इज फाउंड टू बी मोर इकोनॉमिकल देन द कंबाइंड सिस्टम। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ये तो था। लिखिए, अबाउट 80% ऑफ वाटर, जैसे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग रॉ वाटर पढ़े तो निकालते थे कि कितना लीटर पानी घर को सप्लाई करना है, कितना पर इंडिविजुअल को चाहिए, निकालते थे ना हम लोग। 100 LPCD, 350 LPCD, सब वाटर डिमांड कैलकुलेट करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि जितना डिमांड वाटर का आदमी के लिए होता है, जितना वाटर का डिमांड एक आदमी को होता है, उसका 80% वो क्या करता है, वेस्ट वाटर में तब्दील कर देता है अपने एक्टिविटीज के कारण। जैसे उसको नहाना है तो नहाने के लिए पानी चाहिए ना, तो नहाया पानी किस में चला गया, वेस्ट वाटर। सिर्फ कंज्यूम कौन सा वाटर होता है, जो आदमी पीता है या दूसरे कामों में यूज करता है, उसका भी पार्ट ऑफ क्या चला जाता है, वेस्ट वाटर में चला जाता है। तो एक ऐसा एस्टिमेट है कि 80% ऑफ वाटर बीइंग सप्लाइड टू अ कम्युनिटी
किसी भी कम्युनिटी को जितना हम पानी सप्लाई करते हैं उसका 80% किस में चला जाता है, वेस्ट में चला जाता है, सीवेज में चला जाता है। तो लिखिए अबाउट 80% ऑफ वाटर बीइंग सप्लाइड टू द कम्युनिटी, अबाउट 80% ऑफ वाटर बीइंग सप्लाइड टू द कम्युनिटी gets converted into the sewage, gets converted into the sewage, gets converted into the sewage. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सीवेज इज, अब सीवेज का कंपोजिशन हम बता रहे हैं। सीवेज इज मोर देन 99.9% वाटर, सीवेज इज मोर देन 99.9% वाटर एंड लेस देन 0.1% and less than 0.1% and less than 0.1% solid, less than 0.1% solid, less than 0.1% solid, such that if 1000 kg of sewage, such that if 1000 kg of sewage sample is considered, such that if 1000 kg of sewage sample is considered, 1000 kg of sewage sample is considered, it consists only of, it considered only of, it considered, it considered, it क्या लिखा है, if 1000 kg of sewage sample is considered, it consists of only of 0.45 kg of 0.45 kg of total solid, total solid। जैसे अगर आप 1000 kg सीवेज लिए, ये क्या है आपका सीवेज, कितना 1000 kg, इस 1000 kg में आपको मिलेगा 0.45 kg सॉलिड और रिमेनिंग जो है वो क्या होगा, रिमेनिंग जो है वो है आपका वाटर। समझ गए? अब इस जो सॉलिड आपको दिखा है, ये सॉलिड भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकता है, सॉलिड भी क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकता है। इस सॉलिड में आप फिर फर्दर दो भागों में डिवाइड कीजिए, तो इस जो 0.45 kg है इसका 45% जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक और 55% होता है इसमें इनऑर्गेनिक। ये डाटा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, लोग रिसर्च करके पता किए हैं कि ये होता है। ठीक है, तो इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। चलिए फटाफट लिखिए। अभी हम लोग पढ़ रहे थे टोटल सॉलिड्स के बारे में, और टोटल सॉलिड्स को हम लोग फर्दर 3 भागों में डिवाइड किए, डिजॉल्व सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड एंड सेट लेवल सॉलिड। तो आपको हम लोग जब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 पढ़े थे, वहां पे हम लोग पढ़े थे कि डिजॉल्व सॉलिड क्या होता है और सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है। एक जो चीज नहीं पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे सेट लेवल सॉलिड आखिर होता क्या है। ठीक है, सेट लेवल सॉलिड हम लोग वहां नहीं पढ़े थे, तो ये हम लोग को यहाँ जानना है कि सेट लेवल सॉलिड होता क्या। बाकी डिजॉल्व के बारे में हम लोग जानते हैं और सेट लेवल सॉलिड के बारे में जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इनका कैलकुलेशन किसी भी सैंपल में कितना डिजॉल्व सॉलिड है और कितना सस्पेंडेड सॉलिड है कैसे किया जाता है। एक रफ एस्टिमेशन हमारा ये है कि जो भी वेस्ट वाटर हम लोग लेते हैं सैंपल, उसमें से जो सॉलिड निकलता है उसमें से ऑलमोस्ट 50% के आसपास डिजॉल्व सॉलिड होते हैं, 25% के आसपास सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं और रिमेनिंग 25% सेट लेवल सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो लिखा जाए, एक सेपरेट हेडिंग डालिए और लिखा जाए सेट लेवल सॉलिड, सेट लेवल सॉलिड। इसको पता करने के लिए हमारे पास एक मेजरिंग डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इमहॉफ कोन। क्या बोलते हैं? इमहॉफ कोन। और इमहॉफ कोन के हेल्प से हम लोग सेट लेवल सॉलिड निकालते हैं। लिखिए, when the sewage sample is allowed to stand in Imhoff cone, when the sewage sample is allowed to stand in Imhoff cone, when the sewage sample is allowed to stand in the Imhoff cone for 2 hours, for 2 hours
then the amount of solid settled at the bottom, then the amount of solid settled at the bottom is termed as settleable solid. Settleable solid. Settleable solid. Settleable solid. Settleable solid. सेटलेबल सॉलिड. पता चल गया कि सेटलेबल सॉलिड क्या है. मेरे पास एक इमहॉफ कोन होता है. कौन सा कोन होता है? इमहॉफ कोन. इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1 लीटर. इसमें हम लोग डाल दिए सैंपल. सैंपल को डाल के कितने देर के लिए छोड़ दिए बाबू? 2 घंटे के लिए. इसमें सैंपल डाले, छोड़ दिए कितने देर के लिए? 2 आवर्स के लिए. फॉर 2 आवर्स. 2 घंटे के बाद देखे कि यहां पे कुछ सॉलिड जो है सेटल हो गया. ठीक है. और यहां पे जो इमहॉफ कोन है इसमें ग्रेजुएशंस मार्किंग्स बने रहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम है. यहां पे ग्रेजुएशंस, ये ग्रेजुएटेड होता है. ठीक है ना. टोटल 1 लीटर होता है वॉल्यूम. ठीक है. ठीक है. अब हमको पता चल जाएगा इसको कितना है, 1 लीटर में कितना आया. निकालेंगे इसको. क्या कर लेंगे? वेट कर लेंगे, वेजर कर लेंगे. मान लीजिए कि 50 ग्राम हमको आ गया. ये जो निकल के आया कितना आ गया? मान लीजिए से 50 ग्राम आ गया. तो हम लोग क्या कहेंगे कि अमाउंट ऑफ सेट लेवल सॉलिड इज, अमाउंट ऑफ सेट लेवल सॉलिड इज, सेट लेवल सॉलिड इज, अमाउंट ऑफ सेट लेवल सॉलिड इज, सॉलिड इज कितना? 50 मिलीग्राम या 50 ग्राम, जो बोल लीजिए. 50 ग्राम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. 50 मिलीग्राम. और कितने में बाबू? सैंपल कितना डाले हैं इसमें? 1 लीटर. तो 50 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है. तो ये है सेट लेवल सॉलिड पता करने का फंडा मेरे पास. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. एक नोट और लिख लेते हैं हम लोग यहां. टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड. दूसरा साइज. कौन सी यूनिट में? माइक्रोन मीटर. तो मेरे पास 3 तरह का सॉलिड है. कौन कौन सा सॉलिड है? सेट लेवल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजॉल्व सॉलिड. पहला सेट लेवल सॉलिड, दूसरा सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड एंड तीसरा डिजॉल्व्ड सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड. इनका साइज लिख लेते हैं. इनका साइज जो होता है वो 10 माइक्रोन से बड़ा होता है. इनका साइज जो होता है 1 माइक्रोन से बड़ा होता है. और 10 माइक्रोन से क्या होगा? छोटा. 1 माइक्रोन से बड़ा और 10 माइक्रोन से छोटा. और तीसरा है डिजॉल्व सॉलिड. डिजॉल्व सॉलिड का जो साइज होगा वो कितना होगा? 10⁻³ माइक्रोन मीटर. मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं डिजॉल्व सॉलिड वाले. और इसके बीच के जो रेंज में आएंगे, ये इसके और इसके बीच में जो आएंगे, यानी कि जिनका साइज 1 माइक्रोन से छोटा होगा लेकिन 0.10⁻³ माइक्रोन से बड़ा होगा. मतलब वैसा सॉलिड जो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करते हैं. मतलब जिनका साइज या 1 माइक्रोन से छोटा है, ये जो साइज है वो क्या है? 1 माइक्रोन से छोटा, लेकिन साइज जो है 1 माइक्रोन से छोटा है लेकिन बड़ा है 10⁻³ माइक्रोन से. तो इस तरह के सॉलिड्स को हम लोग जनरली एक टर्म यूज करते हैं, क्लोराइड. क्या यूज करते हैं? क्लोराइड. इन दोनों के बीच में. ठीक है. तो अगर ये सब लिखना है तो लिख लीजिए फटाफट. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं क्या होता है नहीं होता है, सब कुछ देख चुके हैं. अभी थोड़ा नोट पॉइंट है, आप इसको देख लेते हैं. जैसे इंप्योरिटीज पढ़ लिए. जैसे हम लोग शुरू कहां से किए थे? हम लोग शुरू किए थे सीवेज से. शुरू किए सीवेज से. तो पता चला कि सीवेज क्या है? सीवेज इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट.
ये भी पता चला कि अगर 1000 kg हम सीवेज को कंसीडर करें, उसमें से 0.45 kg ही सॉलिड निकल के आता है। उस 0.45 kg ऑफ सॉलिड में क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है। तो एक रफ एस्टिमेशन मेरा ये है कि 55% इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं और 45% मेरे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अब जो भी ऑर्गेनिक मैटर या टोटल सॉलिड था, उस टोटल सॉलिड की एक फर्दर क्लासिफिकेशन किए 3 तरह से, डिजॉल्व सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड एंड सेट लेवल सॉलिड। डिजॉल्व सॉलिड क्या होता है पता है आपको, सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है पता है आपको। नया चीज जो पढ़े हम लोग, सेट लेवल सॉलिड पढ़े। सेट लेवल सॉलिड को पता करने के लिए हम लोग क्या किए, इमहॉफ कोन का यूज किए, जिसका वॉल्यूम कितना, उसमें 1 लीटर हम लोग सीवेज डाल दिए, 2 घंटा के लिए उसको सेटल होने के लिए छोड़ दिए। उसके बाद जो कोन के नीचे जो अमाउंट ऑफ सॉलिड मिला उसका वेट किए, वहां से हम लोग को पता चल गया कि कितना है अमाउंट ऑफ सेट लेवल सॉलिड। जैसे हम आपको बताए थे कि 1 लीटर सॉलिड को आप डाले, 1 लीटर सीवेज को आप डाले, 2 घंटे के बाद देखे कि नीचे बॉटम में 5 मिलीग्राम क्या है कि सॉलिड सेटल हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस सीवेज में जो सेट लेवल सॉलिड है कितना है, 5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इमहॉफ कोन क्या होता है, एक अपरेटस होता है, एक डिवाइस होता है जिसके जरिए सेट लेवल सॉलिड निकालते हैं। ये भी हो गया। उसके बाद कुछ जनरल पॉइंट है हम लोग को पढ़ना है। जहां भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्राइम इंप्योरिटीज ऑफ सीवेज आर ऑर्गेनिक मैटर। प्राइम इंप्योरिटीज ऑफ सीवेज आर ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि डिकम्पोजिशन किसका होगा, ऑर्गेनिक मैटर का। इसी ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होगा तो इसके कारण से वेरियस कंपाउंड्स बनेंगे, एसिड बनेगा, अल्कोहल बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द एरोबिक एनारोबिक, और इसी कारण से फोल स्मेल आएगा। इसी कारण से मेरा जो भी अगर जहां भी डिस्पोज करते हैं, रिवर में, लेक में, पॉन्ड में, वहां पे पॉल्यूशन होगा, वहां का जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होगा। बेसिकली सारा किसके कारण हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर। तो मेरा प्राइम कंसर्न कौन सा है, ऑर्गेनिक मैटर। तो प्राइम इंप्योरिटीज ऑफ सीवेज आर ऑर्गेनिक मैटर दैट कैन बी आइदर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहां पे टर्म आया बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम लिखे हैं बायोडिग्रेडेबल वैसे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिनको हम बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर सके। तो क्या लिखे डेफिनेशन, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज दैट विच कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज, उसको किल, उसको डाइजेस्ट, उसको डिग्रेड कौन कर रहा है, मेरा ऑर्गेनिक मैटर को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन। अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन लेके डिकम्पोज कर रहा है तो उस तरह के प्रोसेस को बोल रहे हैं एरोबिक डिकम्पोजिशन। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बिना ऑक्सीजन का खैर काम ही नहीं होगा। जनरली क्या होता है कि मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन का यूज होता है एनारोबिक प्रोसेस में, और एरोबिक प्रोसेस में या तो एटमॉस्फेयर से ले ले या वाटर में हो रहा है तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका यूज करके कर ले। तो बेसिकली हम लोग यूज ऑफ ऑक्सीजन और नॉट यूज ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस। तो बायोडिग्रेडेबल इज भी डिपेंड, ये तो हो गया। If decomposition take place in presence of oxygen, it is called aerobic decomposition. If decomposition takes place in presence of oxygen, it is termed as aerobic decomposition. और यहां पे कौन सा ऑक्सीजन यूज होता है सर, डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा उसका यूज करेगा। ठीक है, एरोबिक डिकम्पोजिशन का जो इंड प्रोडक्ट होता है, जो भी मेरा ऑर्गेनिक मैटर था उसको डिकम्पोज किया गया और फाइनली कोई प्रोडक्ट बनेगा, तो बेसिकली कार्बोनेट, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स बनते हैं। अगला है इफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ओएम स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, organic matter takes place in absence of oxygen or in presence of molecular bonded oxygen, it is termed as anaerobic process. It is termed as anaerobic decomposition. इसके end product क्या होता है, end product of anaerobic decomposition are less comparatively unstable. मतलब ये सब प्रोडक्ट स्टेबल है, मतलब ये फर्दर किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं। ये किसी और चीज में अपना फॉर्म चेंज करते रहेंगे। जैसे इंक्लूड्स एसिड्स, अल्कोहल एंड गैसेस। जैसे एसिड बना, एसिड अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल एसिड में चेंज हो जाएगा, फर्दर गैसेस। मतलब ये क्या होते रहते हैं, अनस्टेबल है, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में चेंज होते रहते हैं। तो ये सब एक जनरल था सीवेज के बारे में। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ सीवेज।